नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। ओबीसी अपने अधिकारों के लिए बहुत तेजी से संघर्ष कर रहा है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ओबीसी समाज की एक बैठक हुई जिसमें सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी को लेकर बात की गई। जातिगत जनगणना में ओबीसी का कलम क्यों नहीं है। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। अभिवादन करता हूँ और मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि अभी जब भारत सरकार ने, जब याद होगा आपको, एक बहुत क्राइसिस चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर और दिख रहा था कि बीजेपी सरकार गिरती हुई दिख रही थी और देश भर में जाति जनगणना का आंदोलन चल रहा था। उस समय एकदम से, क्योंकि याद होगा वो लगभग ये जो ऑपरेशन सिंदूर का दौर था और तब केंद्र सरकार का एक मंत्री निकलकर आता है और वो घोषणा करता है कि भाई हम जाति जनगणना कराने वाले हैं। एकदम से चौंकाने वाला। हमने तब सोचा शायद ये दिमाग, या जब इनकी एक पॉलिसी रही है कि दिमाग को डाइवर्ट करो, जब कहीं हम फोकस कर रहे होते हैं तो कहीं अपनी डिमांड की तरफ अग्रसरित होती है जनता, तब ये कुछ एक नया सिगुफा छोड़। हम सबके लिए, चूंकि हमारी मांग थी तो हमारे लिए खुशी की बात थी, लेकिन हम खुश होते हुए भी चौंक रहे थे कि क्या वाकई बीजेपी जाति जनगणना करा सकती है। आपको याद होगा जिस समय ये घोषणा हो रही है उसके 2 महीने पहले आरएसएस की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग से एक बयान निकल कर आता है कि हम जाति जनगणना तो कराएंगे, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सवाल यह है, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से डेमोक्रेसी को चलना चाहिए। तो क्या इसी बात का डर था आरएसएस को कि अगर ये जाति जनगणना हो गई और इसका राजनीतिक इस्तेमाल शुरू हो गया तो उसकी क्या परिणति हो। पर उसके बावजूद भी हम लोग को एक चीज लगातार लग रहा था कि क्या ये पार्टी ऐसी है कि ये करवा दे जाति जनगणना और ईमानदारी से वो जाति जनगणना हो पाएगा। अब हम सबके सामने है ये इस 12A की चर्चा करने हम बैठे हैं। अब हम सबके सामने कि हम लोग का जो शक था कि क्या ये पार्टी वाकई जाति जनगणना करा देगी, वो सामने दिख रहा है कि इनकी मंशा क्या है, क्या ये वाकई जाति जनगणना कराना चाहते हैं। आज मेरे गांव में एक कहावत कही जाती है, आप सबने भी, अगर उधर बिहार से कुछ लोग होंगे उनको पता होगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चोर चोरी से जाता है लेकिन तुम्बा फेरी से नहीं जाता। पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं। एक संत जो है, मतलब पहले चोरी किया करते थे, बाद में वो संत बन गए। तो भाई साहब को बीमारी थी चोरी करने की, तो संत बनने के बाद भी वो आदत नहीं जा रही थी। तो ये वो करते क्या थे, आश्रमों में जब रहते थे तो संतों के, तुम्बा मतलब होता है जल रखने का एक वो घिया को काट के बनाया जाता। पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे होंगे। तो वो क्या करते थे, वो एक संत का तुम्बा उठा के इधर से दूसरे का उधर, मतलब वो चूंकि चोरी की आदत लगी हुई थी तो बेचारे की जाती नहीं थी, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहा होगा। तो मुझे इस सरकार में वही चीजें नजर आ रही कि जो आदत है वो सुधरेंगे नहीं। और इसलिए मैं आज थोड़ा डिटेल में जाति जनगणना पे बोलना चाहता हूं कि हम जाति जनगणना का मतलब समझते क्या और हम चाहते क्या। क्यों देश की एक बड़ी आबादी चाहती है कि देश में जाति जनगणना हो। कई बार यह कह दिया जाता है कि पहले से जाति जनगणना हो रही है और उसका संदर्भ यह रहता है कि चूंकि एससी और एसटी की आबादी बताई जाती है इसीलिए वो जाति जनगणना है। मैं स्पष्ट कर दूं, वो जाति जनगणना नहीं है। और कम से कम हम लोग जिस जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उसमें हम ये नहीं चाहते हैं कि खाली आप ये बता दो कि एससी एसटी की आबादी कितनी है, ओबीसी की आबादी कितनी है।
बजाय इसके कि हम ये चाहते हैं कि हमको SC ST की आबादी भी बताओ, OBC की आबादी भी बताओ, EWS की आबादी भी बताओ और जो अनरिजर्व के लोग हैं उसकी भी आबादी बताओ। साथ में किस जाति की कितनी आबादी है वो भी बताओ। मतलब अगर अपर क्लास है तो अपर क्लास में अगर मान लीजिए 3 या 4 मुख्य जातियां हैं तो उस जाति के हर एक की आबादी भी बताओ, उसकी संसाधनों पे हक भी बताओ। ओबीसी में किसकी कितनी आबादी है जातिगत बताओ और फिर उसके संसाधनों में उसका कितना हक है वो बताओ। एससी में किसकी, आप एससी का आबादी बताओ, साथ में एससी की जातियां कितनी है वो बताओ और उसका संसाधनों में हक कितना है वो बताओ। हम ये चाहते हैं। ट्राइबल्स कितने हैं टोटल भी बताओ और ट्राइबल्स की जो डिफरेंट जातियां हैं वो भी बताओ। क्यों ऐसा चाहते हैं ये भी जान लीजिए। पिछले वर्षों से लगातार, मतलब पिछले कम से कम 30-35 सालों से जब आरक्षण ने जोर पकड़ा और खास करके दलित समाज और 1993 के बाद पिछड़ा समाज को थोड़ी भागीदारी मिलने लगी, क्योंकि नौकरियों में भागीदारी से कुछ होता नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब मंडल आयोग मंडल जी रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे तब भी ये कहा गया था कि 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी किसी को मिलनी नहीं जी। तो अब ऑब्वियस है कि 2% से हमारा कितना भला हो जाएगा। लेकिन वो लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक पहचान का मामला है, रिप्रेजेंटेशन का मामला। अब ये जो जब ये थोड़े भी 2% में भी अगर हमारी जब एंट्री होने लग गई तो इनको परेशानी हो गई और इनको लगा कि अरे ये एक हो रहे हैं, SC ST OBC की अलग अलग जातियां आपस में एक हो रही हैं और अगर ये चल गया तो क्या होगा कि फिर हमारे लिए संकट पैदा होने लगेगा जो अब उनको संकट लग रहा। फिर उन्होंने क्या खेल खेला, ये शुरुआत हो गई कि भाई ऐसा है ट्राइबल्स में तो ज्यादा कुछ मीना जी उठा ले जाते, दलितों में जाटव जातियां जो है वो सारा हिट ले जाती है, बाकी जातियों को तो कुछ मिलता नहीं। ओबीसी में सारा हक यादव ले जाते हैं जी, बाकी को कुछ मिलता नहीं। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं उसमें से 10% सच्चाई हो सकता है। मैं एक चीज मान लेते हैं, इसको इस हाइपोथेसिस को हम बाय कर लेते हैं, ले लेते, लेकिन ये तय होना चाहिए पूरे डेटा के साथ कि क्या वाकई में जिस जातियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने ही समाज के दूसरे हिस्से का हक खा लिया, तो वो कैसे पता चलेगा। आप कटो जाति जनगणना प्रॉपर करो, एक एक जाति का बताओ, उसका रिप्रेजेंटेशन बताओ, उसने कितनी नौकरी ले ली, उसका आर्थिक आधार पे कितना उसको मिल गया। जब आप ये बताएंगे तभी तो हमारे बीच स्पष्टता आएगी। और खास करके एक घटना मुझे याद है, मैं वो भी आपको कोट करता है, जो साजिश होगी। आज से 15 साल पहले एक कार्यक्रम हो रहा था अत्यंत पिछड़े समाज का, और उसको संबोधित करने आए थे एक अपर कास्ट के व्यक्ति। आप ध्यान से सुनना, हमारा कार्यक्रम था अत्यंत पिछड़े समाज का, मुद्दे थे अत्यंत पिछड़े समाज का, और एक व्यक्ति संबोधित करने आए थे जो अपर कास्ट के, और उन्होंने ये सारे ज्ञान वहां पर दिए थे कि फलाने का फलाना खा जाता है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था उनके कि आप कह रहे हो ओबीसी में एक जाति, देखिए मैं इसको और स्पष्ट करूंगा, थोड़ा सा ज्योति रुके, चूंकि बहुत जरूरी। पहली बात तो ये है कि जो पुरानी जनगणना की रिपोर्ट है उसके आधार पर भी ओबीसी की आबादी 54% है, तो 54% वाले को आरक्षण कितना मिला हुआ है, 27%। अगर कोई ओबीसी समाज का शुभचिंतक होगा तो उसकी पहली लड़ाई क्या होनी चाहिए, उसकी पहली लड़ाई ये होनी चाहिए कि हमारा आरक्षण बढ़ाकर 54% करो। अगर कोई हमको ये ज्ञान देगा, अगर वो भी उधर से अपने बीच में देंगे, हम स्वागत करेंगे, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन कोई उधर से आके हमको ये ज्ञान देने लग जाए कि तुम्हारा फलाने ने खा लिया, तो हम सबसे पहले वो पूछेंगे तुमने हमारा कितना खा लिया वो तो बताओ, हमारा 27% पहले दे दो तो फिर हमें ज्ञान देना। भैया सब
अगर हमें 54% दे दे तो फिर हम वो डिवीजन कौन करेगा? हम खुले दिल से, जब रोहिणी आयोग बना था, इसी सरकार ने रोहिणी आयोग बनाया, कोई बता दे कि यहां रतन जी बैठे हैं, मैं हूं, सूरज जी हैं, जो भी लोग, ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हैं, क्या किसी ने रोहिणी आयोग का विरोध किया था? क्या हमने वर्गीकरण का विरोध किया है? क्या हम कब कह रहे हैं? हम जब, देखिए, अगर आप वाकई में ईमानदारी से आरक्षण के समर्थक हैं, आप प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं, आप चाहते हैं कि समाज में गैर बराबरी खत्म हो, तो आप किसी भी उस प्रावधान का विरोध नहीं करेंगे जिससे समाज में गैर बराबरी खत्म हो। और हम सारे लोग अगर आज सोशल जस्टिस की लड़ाई से लड़ने उठे हैं तो हमें यह बहुत स्पष्ट है कि हम किसी एक जाति की लड़ाई लड़ने नहीं उठे। हम उनकी लड़ाई, जो भी समाज में जो अपने पीछे रह गया, वो चाहे किसी भी जाति का, हम उसको आगे लेकर लाने की लड़ाई लड़ने उठे। लेकिन उसके लिए तथ्यात्मक आंकड़े होने चाहिए। आप मुझे बताइए, आज पूरे देश में वाकई में अगर देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाला एक बड़ा ग्रुप है, वो कौन है? भारत की मीडिया है। आप कह सकते, मैं उस दौर में रहा हूं, आज से 15-16 साल पहले, जब हमारे साथी जॉब की तलाश में थे, और मैं यहां पर बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं, वो जब मीडिया में काफी लोगों ने, हमारे साथियों ने मीडिया में ट्रेनिंग ली, वो आपस में जब बात करते थे, पता भी शंभू भाई बैठे, उनको पता होगा, वो आपस में बात करते थे कि तुम फलाने चैनल में इंटरव्यू देने जाओ, तुम फलानी जाति के हो, तुम्हारा आका वहां पर बैठा हुआ, वहां पर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम उस देश में रहते हैं कि आज तक में चले जाओ, फलाने जी तुम्हारे जाति के हैं जो वहां बॉस बनकर बैठे हैं, तुम वहां इंटरव्यू देने जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम राष्ट्रीय सहारा में चले जाओ, तुम्हारे जाति के लोग वहां बैठे हैं, तुम्हारा वहां सिलेक्शन हो जाएगा। उस दौर में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि SC, ST, OBC का एक व्यक्ति वहां पर मुखिया बन के नहीं बैठा है। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे वहां पर नहीं के बराबर हैं। और अगर उनको मीडिया चलानी है तो शंभू भाई की तरह से अलग से नेशनल दस्तक शुरू करना पड़ेगा। और जब नेशनल दस्तक जैसा चैनल शुरू होगा, तब हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा कि हमारे जिस हम देश में हम रहते हैं, वहां पर जो आचरण है, हमारे ऊपर के जो तबके जो ऊपर बैठे हैं, जो समाज में डिसीजन करते हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो चरित्र है, वो बिल्कुल न्यायिक नहीं है। उनमें न्याय करने की क्षमता ही नहीं है। उनका पूरा जो सत्ता जो उन्होंने हथियार रखा, उसके बेस में है अन्याय करना। तो आप जब हम उस तरह के समाज में रहते हैं, हम पूछ सकते हैं कि जो लोग हमें ये ज्ञान देने आते हैं कि फलाने ने खा लिया, उनसे पूछो कि मीडिया में उसी जाति, जिस जाति ने खा लिया, आप हमें समझाने आए हो। जैसे मान लीजिए OBC का यादवों ने खा लिया, तो उनसे पूछो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के अभी तक जितने बचे उसमें से कितने यादव बने, उनसे पूछो जरा एक बार। चलो चीफ जस्टिस छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट में आज तक उस जाति के एक जज आए हैं क्या? ये पूछ लो जरा। तो उन्होंने कैसे खा लिया भाई? कितने जाटव समाज के लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन लिए, या कितने जाटव समाज के लोग आज तक जितने जजेस बने सुप्रीम कोर्ट में कितने बन लिए, जरा उनसे पूछ लो। कितने मीना समाज के लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट में आकर जज बन गए, उनसे पूछ लो। उनसे ये पूछो कि जो वाइस चांसलरों की लिस्ट है, उसमें उसी जाति जिस जाति पे आप आरोप लगाते हो वो कितने, बता दो। उनसे पूछो कि ये जो सारे इलेक्शन कमीशन से जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें उन लोगों के कितनी भागीदारी हो गई, वो बता दो। दरअसल बात क्या है कि इनकी आदत है और हमारी थोड़ी कमियां हैं। मैं इसीलिए जो भी साथी यहां पर आए हैं उनसे इस बात को, क्योंकि बार बार एक चीज है, देखिए, पहली लड़ाई का कई स्वरूप हो सकता है। एक लड़ाई है कि जो आज संसाधनों पर बैठे हैं उनसे हम अपना हक ले लें, पहली बात। फिर दूसरी लड़ाई आती है जो ये कहते हैं